डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 की बायोलॉजी में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे, पोषण क्या है और भोजन में पाए जाने वाले जो भी पोषक तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स और प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगले जो टॉपिक है पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है स्वपोषण और इसको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा जो है विषम पोषण या इसको हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए, स्वपोषण, पहला स्वपोषण क्या है, स्वपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, जितने भी इस पृथ्वी पर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, सभी के सभी स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ऐसे जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार की पोषण विधि को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सभी हरे भरे पेड़ पौधों में स्वपोषण पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, तो देखेंगे कि वायुमंडल से सभी प्लांट्स वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और अपने जड़ों से जल को अवशोषित करके सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और उनकी पत्ते की कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बनता है और जल के अणु बनता है, ठीक है। इस प्रकार ग्लूकोज जो है, यही ग्लूकोज बहुलीकरण क्रिया द्वारा स्टार्च का निर्माण करता है और यही स्टार्च भोजन के रूप में सभी पेड़ पौधे उपयोग करते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है स्वपोषी जीवों में होता है, जिनमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषण जो है, इस क्रिया में देखेंगे कि जो पौधे हैं वह सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में ग्लूकोज के अणु के रूप में संचित कर देते हैं और इसी ग्लूकोज से वो ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है स्वपोषण या स्वपोषी जीव किसे कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो नहीं होती है, फिर भी उसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को हम रसायन संश्लेषी कहते हैं, कीमोसिंथेटिक जीव कहते हैं। वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों पर निवास करते हैं और उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और फिर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऐसे जीवों को हम रसायन संश्लेषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी जीव कहते हैं। जैसे सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रसायन संश्लेषी होते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये है कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाते हैं, तो ऐसे जीवों को रासायनिक संश्लेषी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन सी घटना होती है ये जान लिया जाए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखेंगे कि क्लोरोफिल जो होता है वह सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसी सोलर एनर्जी के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है प्रारंभ होती है, ठीक है। और क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, पहली ये घटना है। दूसरी घटना जो है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सोलर एनर्जी को किसमें चेंज किया जाता है, रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और जल के अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन बनाया जाता है, हाइड्रोजन बनाया जाता है।
ये दूसरा चरण है। तीसरी बात क्या है कि जो जल के अणु टूटा है, ऑक्सीजन बना है और हाइड्रोजन बना है, उसमें से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज के अणु का रचना करते हैं। इसके साथ साथ ग्लूकोज के अणु भी होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है इसके साथ साथ। तो ये रहा, इसमें प्रकाश संश्लेषण के अंदर होने वाले जो घटनाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उससे संबंधित 2-3 बिंदु थे, उसको बता दिए। आगे देखेंगे विषम पोषण क्या है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। देखिए ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और दूसरे जीवों को या उनसे प्राप्त उत्पादों को ग्रहण करके भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, विषम पोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, विषम पोषण कहते हैं, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, इसके अंतर्गत देखेंगे जैसे मानव जो है विषम पोषी है, कुत्ता है, हाथी है, बैल है, ठीक है, ये सभी विषम पोषी होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। देखिए विषम पोषण जो है ये भी जो है कई भाग इसके हैं या कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से यहाँ पे हम मुख्य रूप से 4 ही बता रहे हैं। जिनमें से पहला है शाकाहारी, दूसरा पॉइंट हो जाएगा पहला जो है ये शाकाहारी, जिसको हम हार्बीवोरस कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करता है, ठीक है, ऐसे जीव को हम शाकाहारी जंतु कहते हैं या शाकाहारी जीव कहेंगे। जैसे खरगोश, बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, ये सभी शाकाहारी जंतु होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है मांसाहारी कार्निवोरस कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है, जो अपने से छोटे जीव होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। अपने से जो कमजोर जीव होते हैं उनको मारकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, जो मांस के रूप में भोजन अपने से छोटे जीवों को मारकर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे बाज है, शेर, चीता, तेंदुआ, ये जितने मांसाहारी होते हैं। अपमार्जक या इसको मृत्युपरजीवी भी कहा जाता है। ऐसे जंतु जो सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के ऊपर निवास करते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम अपमार्जक अथवा मृत्युपरजीवी कहते हैं, इसके व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला है, हाँ, इसमें उदाहरण देखेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, तो कुकुरमुत्ता है, फफूंद है, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अपमार्जक अथवा मृत्युपरजीवी होते हैं, ठीक है। परजीवी है, अगला देखेंगे, ये हो जाएगा परजीवी। परजीवी क्या, वे जीव जो दूसरे जीवधारी के शरीर पर या शरीर के अंदर निवास करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते रहते हैं, ऐसे जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। ज़्यादातर परजीवी जीव जो होते हैं ये रोग भी उत्पन्न करते हैं, जिस जीव के ऊपर रहते हैं उसे होस्ट कहते हैं और उनके शरीर के अंदर या शरीर पर निवास करके उनसे भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो ये रहा पोषण के आधार पर जीवों को बांटा गया है। आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है संतुलित आहार। अगला टॉपिक है संतुलित आहार या इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसा भोजन अथवा ऐसा आहार जिसमें समस्त पोषक तत्व जो है एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं या पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, ऐसे आहार को ही हम संतुलित आहार कहते हैं। ऐसे आहार जिसमें समस्त पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, ऐसे आहार को ही हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं या इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। देखिए बैलेंस डाइट लेने से शरीर की वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से होती है। अगर भोजन में
जो भी पोषक तत्व हैं अगर निश्चित मात्रा में नहीं है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, खनिज लवण है, अगर ये पोषक तत्व भोजन में एक निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं है, अगर ऐसे भोजन लेते हैं तो वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगा, संतुलित आहार नहीं कहलाएगा, असंतुलित आहार कहलाएगा। और असंतुलित आहार लेने से शरीर में किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है, शरीर में कोई न कोई ऐसा असामान्य लक्षण विकसित हो जाते हैं जो रोग के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शरीर में किसी न किसी प्रकार का विकार दिखाई देता है, इसलिए बैलेंस डाइट लेना आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में भोजन और संतुलित आहार लेना चाहिए, जिससे शरीर की वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से होती है। ठीक है, आगे देखेंगे कुपोषण। ठीक है, कुपोषण क्या होता है, कुपोषण किसे कहते हैं, तो देखेंगे कुपोषण जो है जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्व अनुपस्थित रहते हैं और ऐसे भोजन को हम लेते हैं, तो ऐसे भोजन के लेने के कारण शरीर के अंदर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे लक्षण को ही या इस प्रकार के पोषण को ही कुपोषण कहते हैं। ठीक है, जब भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों के कमी के कारण शरीर में कोई त्रुटि दिखाई देने लगती है या कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। या त्रुटियुक्त भोजन ग्रहण करने के कारण शरीर में होने वाले जो भी विकार होते हैं वो कुपोषण कहलाते हैं। ये त्रुटिपूर्ण भोजन क्या कहलाता है, तो त्रुटिपूर्ण भोजन ऐसे भोजन होता है जिसमें एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, खनिज, ये पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, त्रुटिपूर्ण भोजन कहते हैं। और त्रुटिपूर्ण भोजन के कारण शरीर में कुपोषण उत्पन्न हो जाता है, शरीर के अंदर पोषण ठीक प्रकार से नहीं होता है, जिसके कारण शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अगर त्रुटिपूर्ण पोषण होता है बॉडी में तो मुख्य रूप से दो लक्षण दिखाई देती है। एक जो होता है वो होता है शारीरिक शिथिलता, शारीरिक शिथिलता, और दूसरा जो होता है वह मानसिक शिथिलता। अगर कोई व्यक्ति त्रुटिपूर्ण भोजन लेता है जिसमें सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपस्थित नहीं है, तो ऐसे भोजन लेने से शरीर में दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। एक शारीरिक शिथिलता, ठीक है, और दूसरा मानसिक शिथिलता। या ये भी कह सकते हैं कि शरीर की वृद्धि या विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, और मानसिक रूप से देखा जाए तो ब्रेन की भी विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। तो त्रुटिपूर्ण भोजन लेने के कारण इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर अब इसका लक्षण कैसे देखा जाए, आगे देखेंगे कुपोषण के लक्षण। कुपोषण के अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुपोषण हो गया है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि उस व्यक्ति को कुपोषण हुआ है। तो देखिए, उस व्यक्ति ज़्यादातर कुपोषण छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है। बड़े जो लोग होते हैं या बड़े व्यक्ति जो होते हैं उनमें कुपोषण का रोग बड़ा कम देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए, अगर पीड़ित व्यक्ति जो होता है या बच्चा होता है उसको भूख में कमी आ जाती है, उसको भूख नहीं लगती है। इसके अलावा उसका शारीरिक
विकास कम हो जाता है और शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं होता है और उनके इम्यून सिस्टम जो होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। इसका उपाय क्या है? देखिए, कुपोषण से बचने का सबसे उत्तम उपाय है कि हम जो भी भोजन करें वो संतुलित आहार होना चाहिए। उसमें समस्त पोषक तत्व जो हैं एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसके अलावा विटामिन, प्रोटीन और खनिज तत्व, ये सभी भोजन में संतुलित मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। अगला टॉपिक देखेंगे, अगला प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में वृद्धि और विकास उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धि और विकास भी तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे बच्चों को प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, इसके साथ साथ ऐसा भोजन लिया जिसमें भोजन उच्च कैलोरी नहीं है, अर्थात जो भी भोजन है उसमें जो भी पोषक तत्व हैं अधिक मात्रा में नहीं है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उनके शरीर के अंदर विशेष प्रकार का एक लक्षण दिखाई देने लगता है, जिनके कारण उनके अंदर एक रोग हो जाता है जिसे हम प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कहते हैं। ठीक है, अगर भोजन में प्रोटीन कम मात्रा में ले रहे हैं और ऐसा भोजन जो उच्च गुणवत्ता वाला नहीं है, जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है जो शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण कर सके, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार का लक्षण विकसित हो जाता है जिसे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कहते हैं। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, जैसे क्वासिलोरकर होता है और मैरेस्मस होता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो आते हैं, एक क्वासिलोरकर और दो प्रकार का ये रोग हो जाता है जो मुख्य रूप से प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो पहला इसमें देखेंगे क्वासिलोरकर क्या होता है। देखिए, क्वासिलोरकर रोग जो होता है यह मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है। जो बच्चा भोजन ऐसा ग्रहण करता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे छोटे बच्चों में क्वासिलोरकर देखने को ज़्यादा मिलता है। जब यह रोग जिस बच्चे में हो जाता है उस बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, बच्चे को भूख कम लगती है, इसके साथ साथ शरीर जो होता है सूज जाता है और पूरी बॉडी जो है फूल जाती है, सूजकर पूरी बॉडी क्या होती है, फूल जाती है और बच्चे का विकास जो है रुक जाता है, वृद्धि और विकास रुक जाता है। बच्चा जो चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है, बाल जो होते हैं सूख जाते हैं, त्वचा जो होते हैं वो भी सूख जाते हैं, बालों की चमक समाप्त हो जाती है, त्वचा की चमक समाप्त हो जाती है और त्वचा पे छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं, त्वचा पे छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं। तो ये क्वासिलोरकर जो है ये मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग होता है और छोटे बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है मैरेस्मस है। मैरेस्मस रोग जो होता है ये भी ज़्यादातर छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है। इस रोग में प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होता है
इस रोग में क्या होता है, जो भी रोगी होता है या बच्चा होता है उसका शरीर सूख जाता है, एकदम शरीर पतला हो जाता है, शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण बहुत कम होता है, त्वचा जो होता है वो सूख जाता है, इसके साथ साथ आंखें जो होती हैं अंदर की ओर धंस जाती है, चेहरा एकदम सूख जाता है। ठीक है, इसके अलावा उस व्यक्ति के अंदर थकावट ज़्यादा महसूस होता है। ठीक है, और किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, तो ये मेनिस्मस रोग में होता है। ज़्यादातर उन बच्चे में देखने को मिलता है जो बहुत कम समय तक अपने माता का दूध पिए हैं, उन बच्चों में ज़्यादातर ये रोग देखने को मिला है, मेनिस्मस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल आप लोगों को नई वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।